यमज घाटा समस्या, जो एक टेक्निकल टर्म है और एक फिनोमिना भी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कभी कभी काम करता है और अर्थव्यवस्था को तीव्र स्फीति और निम्न समृद्धि की दशा में ले आता है। इस समस्या को समझने के लिए आप लोगों को दो चीजें समझनी होंगी। पहला, राजकोषीय घाटा क्या है, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाते का घाटा क्या है। जब आप इन दो चीजों को समझोगे तो उसके पश्चात आप यमज घाटे की समस्या को आराम से समझोगे। डेटाओं के साथ हम इसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का जो यमज घाटा है वो है क्या। नेशनल इनकम का जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया और आपको ये समझ में आना चाहिए जब नेशनल इनकम आप गो थ्रू करेंगे कि राष्ट्रीय आय अगर मांग पक्ष से देखें, वाई डी मीन्स राष्ट्रीय आय, वाई डी मीन्स मांग पक्ष से, इसमें उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात और आयातों पर होने वाला व्यय। जहां हमारा सी उपभोग व्यय, आई निवेश व्यय, निवेश व्यय, जी सरकारी व्यय, सरकारी व्यय, एक्स निर्यात व्यय, एम आयात व्यय, आयात व्यय है। जबकि पूर्ति पक्ष से राष्ट्रीय आय बराबर होगी वाई एस उपभोग व्यय, बचत और कर। यानी यहां एस रिप्रेजेंट करेगा बचते, टी रिप्रेजेंट करेगा कर, भारत सरकार के कर। संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में बचत साइड की राष्ट्रीय आय और मांग पक्ष की राष्ट्रीय आय बराबर होनी चाहिए। यानी सी प्लस एस प्लस टी बराबर होना चाहिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उपभोग दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा आपस में। यहाँ बचेगा आपका बचत, अगर हम निवेश को इधर ले आए, बचत माइनस निवेश, करों को उधर ले जाएं, सरकारी व्यय माइनस कर, जमा एक्स माइनस एम। ये जो आप देख रहे हैं सरकारी व्यय और सरकारी कर या सरकारी आय व्यय का अंतर, तकनीकी भाषा में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम शॉर्ट एब्रीविएशन एफडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपका निर्यात आयात का अंतर चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट है, और बचत और निवेश का अंतर विदेशी निवेश के रूप में लिया जाता है। इस तरह से राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा सम्मिलित रूप से यमज घाटा कहलाते हैं। टेक्निकल शब्द तो आपको समझ में आया कि यमज घाटे का मतलब क्या है। अब ये यमज घाटा कहा क्यों जाता है, इसे समझने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि राजकोषीय घाटा क्या है और ये चालू खाते का घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा वास्तव में एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर है। ये सरकार की अगर आय है और ये सरकार की कुल व्यय है, इसका यह भी मतलब है कि यदि आय की तुलना में व्यय है, यानी हमारा उत्पादन तो कम है वस्तुओं सेवाओं का और उसमें व्यय हमारा ज्यादा है। सपोज हम एक एग्जांपल लें, उत्पादन तो 100 इकाई का है और व्यय हमारा 200 इकाई का है, और जब भी उत्पादन की तुलना में व्यय ज्यादा होगा, आप देख भी रहे हैं, तो लगातार कीमतें बढ़ेंगी। आपने दो बिंदुओं को समझा। राजकोषीय घाटे का क्या मतलब है, पहला बिंदु, बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे से कीमतें क्यों बढ़ती हैं, दूसरा बिंदु। इन दो बिंदुओं को समझने के पश्चात अब आप इस स्थिति में हैं कि चालू खाते के घाटे को भी आप समझ सके। अब आपको
ये इसके लिए भुगतान शेष संतुलन। अगर हम बात करते हैं भुगतान शेष संतुलन, ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी दृष्टिपात करिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है किसी देश का? वास्तव में भुगतान शेष संतुलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश का शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक लेन देनों का विवरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत भुगतान शेष संतुलन में दो खाते रखे जाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता। आपकी इन खातों की दो मदें होती हैं, ये हमारी प्राप्तियां, ये हमारी देयताएं। यानी अगर आप इधर लिखोगे देयताएं, यानी देयताएं का मतलब होता है जो आपने आयात किया, और प्राप्तियों का मतलब होता है जो आपने निर्यात किया, निर्यात। ये आपका चालू खाता है। चालू खाते के अंदर तीन मदें आती हैं। प्रथम वस्तुओं का आयात निर्यात, ये वस्तुएं जो आपने निर्यात करी, ये वो वस्तुएं हैं जो आपने आयात करी। इसे व्यापार की हम दृश्य मदें बोलते हैं, दृश्य मदें। और अगर हमारी वस्तुओं का आयात ज्यादा है, जैसा कि भारत में लगातार वस्तुओं का आयात ज्यादा रहता भी है, निर्यात कम होता है, इन दोनों के अंतर को हम व्यापार खाते का घाटा, व्यापार खाते का घाटा बोलते हैं। दूसरी मद सेवाएं, यानी सेवाओं के आयात निर्यात का अंतर, सेवाएं, सेवाएं, इसे हम व्यापार की अदृश्य मदें बोलते हैं, अदृश्य मदें बोलते हैं। जबकि तीसरा होता है हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान की प्राप्तियां और ये आपकी देयताएं। हस्तांतरण भुगतान की प्राप्तियां और देयताएं, इन तीनों मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है चालू खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा। इसके बाद आपका दूसरा होता है पूंजी खाता। अगर हम यहाँ पे पूंजी खाता लिख लें, पूंजी खाते में पूंजी का लेन देन, आयात निर्यात शामिल होता है। अगर आपका चालू खाते में घाटा है, उसे आप दो तरह से पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार दो तरह से पूरा करती भी है। या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो हमारा विदेशी विनिमय भंडार रखा है उसका प्रयोग करें, या सरकार चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी ऋण ले। अब आप ये समझेंगे कि यदि चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने विदेशी ऋण लिया, ऋण बढ़ लेने से सरकार के ब्याज के भुगतान बढ़ेंगे, यानी देनदारियां बढ़ेंगी, जो सरकार के कुल व्यय को अधिक करेंगी। अब आपने चालू खाते का घाटा समझा, और चालू खाते के घाटे के बढ़ने के कारण यह भी आपको समझ में आया कि उसकी पूर्ति के लिए सरकार यदि ऋण लेती है तो ब्याज के भुगतान बढ़ेंगे, और ब्याज के भुगतान बढ़ने से सरकार के कुल व्यय में वृद्धि होगी। अब आप इस स्थिति में हैं कि समझ सकें कि आखिर राजकोषीय घाटे एफडी और चालू खाते के घाटे करंट अकाउंट डेफिसिट को हम यमज घाटा क्यों कहते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा करी, अगर भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो ये कीमतों में वृद्धि करेगा। अब जरा सोचिए, कीमतों में वृद्धि होगी, और यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी देखिए। हमारे निर्यातों की कीमत बढ़ेगी, निर्यातों की कीमत बढ़ेगी, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसी तरह आयातों की कीमतें भी बढ़ेंगी, और यदि आपके निर्यातों की वैश्विक जगत में कीमतें बढ़ेंगी, जरा गंभीरता से सोचिए, तो ये आपके निर्यात यानी एक्सपोर्ट को घटाएगा। साथ ही अगर आपके आयातों की कीमत बढ़ रही है तो विश्व के देश आपके देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात करेंगे, यानी आपके आयात बढ़ेंगे। एक तरफ आपके निर्यात घट रहे हैं, आयात बढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा।
और चालू खाते के घाटे के बढ़ते ही आपका दूसरा प्रभाव क्या होगा, ये राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि आपको कुल ऋण लेने पड़ेंगे। इस तरह से राजकोषीय घाटे के बढ़ने के कारण ही चालू खाते का घाटा उत्पन्न होता है। किस स्तर के बाद, यदि राजकोषीय घाटा एक जो नॉर्मल रेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट 2.5% से 3% तक समझा जाता है, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ाकर ये चालू खाते के घाटे को बढ़ाएगा। इस समस्या को हम यमज घाटा समस्या कहते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे चालू खाते के घाटे को जन्म देते हैं, दोनों घाटे का जन्म एक साथ हो जाता है, इसीलिए इसे यमज घाटा प्रॉब्लम भी कहते हैं, यमज घाटा समस्या बोलते हैं। अभी आपने ये चीजें समझी। अब थोड़ा सा डाटाओं पे जाएं तो मैं आपको डाटाओं का टाइम पीरियड आप खुद भी जाके देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा पढ़िए भारत सरकार की विगत वर्षों की, तो आपको दिखाई देगा कि 2009 से 2014 की अवधि में भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में यमज घाटा की समस्या थी। यमज घाटा की समस्या थी। कैसे पैदा हुआ, इसका थोड़ा डाटाबेस एनालिसिस करने से पहले आपसे ये जानना जरूरी है कि हमारा जो YouTube चैनल है द इकोनॉमी का IAS, यहाँ आप जा सकते हैं, इकोनॉमी का IAS यहाँ जा सकते हैं। साथ साथ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप और एक कार्य कर सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं, जो आपके इस तरह के जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर किए जाएंगे। आइए मुद्दे पे। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि 9 से 14 के बीच में वैश्विक जगत में, वैश्विक इकोनॉमी में क्या हुआ और उससे यमज घाटा की प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई। उसने फाइनली भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न समृद्धि और उच्च स्फीति की समस्या के अंतर्गत क्यों ला दिया, इसमें हमारी चर्चा है। अब जरा समझिए, 2009 में सबसे पहले आपका सितंबर 2008 में अमेरिका की इकोनॉमी किस में चली गई, सब प्राइम क्राइसिस माने वहां की इकोनॉमी कोलैप्स होगी। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो अलग फैक्टर है, एक अलग मुद्दा है जिसपे मैं डीप में मेरे किसी और यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इस तरह का एनालिसिस आने वाला है, वो आपको हम डीपली एनालाइज करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की जो यूएसए की प्रॉब्लम हुई, इससे वैश्विक जगत यानी विश्व इकोनॉमी मंदी के दौर में चली गई। और मंदी के दौर को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने विस्तारशील राजकोषीय नीति को अपनाया। विस्तारशील राजकोषीय नीति का क्या मतलब है जी, यानी सरकार ने अपने खर्चे बढ़ाए। इसका आप डाटाओं के साथ विश्लेषण देख सकते हैं। 2007-8 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% था, जो 2009-10 में तुरंत बढ़कर यही राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.5% हो गया। अब आप देखिए, इतना ज्यादा राजकोषीय घाटे से कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कीमतें बढ़ी 10.1% प्रति वर्ष की दर से। इसने हमारे चालू खाते के घाटे को भी बढ़ाकर कर दिया 5.1% ऑफ जीडीपी। कितना तेजी से चालू खाते का घाटा बढ़ा और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, इस ज्यादा स्फीति के कारण बढ़ते राजकोषीय घाटे से बढ़ते चालू के खाते के घाटन ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम पैदा हुई। और इसने अंततोगत्वा भारतीय अर्थव्यवस्था को पिच स्फीति यानी स्फीति 10.1 थी, मुद्रास्फीति, जबकि समृद्धि दर मात्र 4.5% के स्तर पर, निम्न स्तर पर आके टिक गई। ये जो समस्या पैदा हुई, इसके पीछे मूल कारण क्या था, बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे। बढ़ता हुआ राज्य सरकारों के भी घाटे बढ़ रहे थे, केंद्र सरकार के भी घाटे बढ़ रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति थी जहां भारत सरकार को इस प्रकार के कदम लेना अपरिहार्य है। इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स और भी बहुत हैं, जब हम इसे एनालाइज करेंगे कि आखिर निम्न समृद्धि उच्च स्फीति, जो आप मेरे पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाके, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बेहतर इस तरह के परिणाम
और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस और प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी पीसीएस में, आईएएस का ऑप्शनल पेपर में भी इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं आपको इकोनॉमिक्स में, तो वो इस तरह का समाधान हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके लिख सकते हैं। कोई और समस्या है, कोई और क्वेश्चंस हैं, उसका भी आप डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे।